प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 इतिहास, ईंटें मन के तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के प्रथम भाग में आपको विविध जानकारी दी गई थी। इस अध्याय में कुछ चीज़ें शेष रह गई हैं जिन्हें हम द्वितीय भाग में पूर्ण करेंगे। जहाँ तक उसमें पूरा किया गया था उसी के आगे विद्यार्थी इसको मिलान कर लेंगे। ईंटें मन के अस्थियां हड़प्पा सभ्यता एक आक्रमण के साक्ष्य। डेडमैन लेन एक सकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वह बिंदु जहाँ यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती, हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थीं। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थीं। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। जॉन मार्शल, मोहनजोदड़ो एंड द एंड्स सिविलाइजेशन 1931 से उद्धृत। यहाँ तक बात पिछले वीडियो में पूर्ण किया गया था। इसके आगे देखें। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थिपंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। बहुत समय पश्चात 1947 में R.E.M. व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों के संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। ये दुर्ग कहाँ हैं या थे? पहले यह माना गया था कि ये मिथक मात्र है। हड़प्पा में हाल में हुए उत्खननों से मानव परिदृश्य बदल दिया है। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियाँ की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? हो सकता है जलवायु संबंधी, आर्थिक अथवा राजनीतिक ह्रास से इसे कमज़ोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। R.E.M. व्हीलर, हड़प्पा 1946, एशियंट इंडिया जर्नल 1947 से उद्धृत। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबद्ध नहीं थे। हालांकि इनमें से 2 से निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली हैं वे
इंगित करती हैं कि ये अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए समाधान थे। शहर के अंतिम काल से संबद्ध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। यह कथन G.F. डेल्स द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन 1946 से 1964 से उद्धृत। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों का सावधानीपूर्वक पुनर्निरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है। पहले भी विद्यार्थियों से इस बात की चर्चा हमारे द्वारा की गई है कि किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए उन विषय बिंदुओं पर विद्यार्थियों का आपस में चर्चा करना अति आवश्यक होता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। कन्निंघम का भ्रम। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कन्निंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य तथा अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कन्निंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी और उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कन्निंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन और अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा जैसा पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कन्निंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता। अन्वेषण का प्राय खोज करना है, शोध करना है। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कन्निंघम तक पहुंची भी थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी। एक अंग्रेज ने कन्निंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। में चूक गए। पूरा स्थल टीले और उनके स्तर, इसे हम समझ लें, फिर अन्य विषय पे
चर्चा करेंगे। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग और पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। एक बार और आप समझ लें, भूमिखंड के अनवरत उपयोग और पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। अल्पकालीन या अस्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरा वस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों, जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। फिर से आप इसको समझ लें विद्यार्थी, सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन्हीं स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरा वस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से संबद्ध किया जा सकता है, जिससे एक पुरास्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। आप देख सकते हैं। फिर इसके अतिरिक्त और भी देखें, एक नवीन प्राचीन सभ्यता कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबद्ध थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोज के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जैसा कि एस.एन. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मुहरों से जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी मुहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे यहाँ यूनान और क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। नीचे आप देखें, यह जो फिगर दिख रहा है आपको, ये जो चित्र दिख रहा है, विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे इस तरह के चित्रों का अभ्यास करेंगे। एक छोटे टीले का स्तर विन्यास ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि यह स्तर सदैव क्षैतिज नहीं है। देखें आप किस प्रकार से अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस तरह की मैप बना करके विद्यार्थी निश्चित तौर पर निरंतर प्रयास करेंगे। मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा
कर पूरे टीले के समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबद्ध होने पर भी एक इकाई विशेष रूप से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणामस्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। नई तकनीक तथा प्रश्न। 1944 में भारतीय सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने IEM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज भी राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन और पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आईं। पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ और हाल में हुई धौलावीरा की खोज, वहाँ हुए अन्वेषण और उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा हैं। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिताओं को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती जा रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़ों का विश्लेषण सम्मिलित है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। इसके साथ ही हम यह भी देखें कि हड़प्पा में व्हीलर आरंभिक पुरातत्वविद कई बार साहस की भावना से कार्य करते थे। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभव के विषय में यह लिखा, मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात को पुरातात्विक सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील की तांगे की सवारी कर मैं प्राचीन स्थल के टीलों, जो चांद की रोशनी से अवलोकित थे, के समीप स्थित एक विश्राम गृह तक पहुंचा। अपने चिन्हित सहकर्मी की इस चेतावनी कि हमें अपना निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे आरंभ कर 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए, जिसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, के बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वाले को धीरतापूर्वक बैठा छोड़ तथा पड़ोस की बीहड़ से अनगिनत सियारों की रात की हवा को चीरती हुई आवाज़ के बीच हम सोने चले गए।
अगली सुबह ठीक 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले ने बालू के टीले की ओर बढ़ना आरंभ किया। 10 मिनट के भीतर ही मैं रुका और सबसे ऊंचे टीले को देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आंखें मलने लगा। 6 घंटे बाद भी मेरे घबराए हुए कर्मचारीगण मैं सूर्य की तेज रोशनी में कुदालियों और चाकुओं के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम के मेरे जुनून के कारण मुझे सनकी न समझ लें। R.E.M. व्हीलर। यह कथन उनका माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976 से उद्धृत है। स्वाभाविक है कि जब बड़े कार्य करने होते हैं तो उन स्थितियों में व्यक्ति को अत्यधिक समर्पण की ज़रूरत पड़ती ही है। अब आप देखें आगे। विद्यार्थियों को इससे सबक लेना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए निश्चित तौर पर निरंतर परिश्रम किया ही जाना चाहिए। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है। जैसा कि हमने देखा है कि हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि वे भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे हैं पत्थर, पकी मिट्टी और धातु। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी। अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थीं। परिणामस्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती हैं या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थी। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती हैं। खोजों का वर्गीकरण पूरा वस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पूरा वस्तु एक औजार है या एक आभूषण है या फिर दोनों अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। किसी पूरा वस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती हैं। मन के चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। पुरातत्वविद किसी पूरा वस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिनमें वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी, नाले में, कब्र में या फिर भट्टी में। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अत्यंत साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। एक खनन के विविध तरीकों की चर्चा विद्यार्थियों से की जा रही है। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा है कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी, मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में। व्याख्या की समस्याएं। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता है कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थीं संभवतः धार्मिक महत्व की होती थीं। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृण्मय मूर्तियाँ, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल हैं। इन्हें मातृदेवियों की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियाँ जिनमें उन्हें
एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। इसमें विशाल स्नानागार, कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियां सम्मिलित हैं। मोहरों, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य, जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कोई जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर, जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति, जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया, और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया, को आदिशिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर के शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संबंध में यह अधिक संदिग्ध रहती है। उदाहरण के लिए आइए हम आदिशिव मोहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। पहली सहस्राब्दी ईस्वी में। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपत, सामान्य रूप से जानवरों और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी, और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। फिर क्या यह कोई संबंध था, जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया है? अब हम इसी के साथ उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखें, अभी आदिशिव मोहर की चर्चा हो रही थी, जिससे रुद्र से शिव से जोड़कर देखा और समझा जाता है। इसके ऊपर आप देखें, क्या यह एक मातृदेवी हैं? ये सब मूर्तियाँ उत्खनन में मिली हुई हैं, जिससे एक अनुमान लगाया जाता है। आप देख सकते हैं इन मूर्तियों के चित्र को काफ़ी करीब से आप देखें, स्पष्ट दिखेगा। देखें इसको गौर से। क्या यह एक मातृदेवी थी? इसके बाद आप देखें, यह जो चित्र आप देख रहे हैं आदिशिव मोहर, चित्रों का अभ्यास भी विद्यार्थियों को करते रहना चाहिए। इससे उन्हें सटीकता, स्पष्टता की सुंदर जानकारी प्राप्त होती है। देखें, यहाँ पर संकेत भी देखें। लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान के शिव के रूप में होती है। किसी प्रकार का भ्रम विद्यार्थियों में किसी शब्द को लेकर नहीं होना चाहिए। समन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई और इलाज करने की शक्ति होने तथा साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं। फिर से आप विद्यार्थी समझें इसको।
समन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? समन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं। इसके साथ ही आप देखें, यह भी चित्र देखें आप, मुहरे या लिंग पहचाने आप। इस तरह के अभ्यास विद्यार्थियों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में चित्र बनाकर अनिवार्य रूप से करना है, जिससे वे इन सब चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से जान सकें। और जब भी चित्र बनाएं तो उसके नीचे उसका परिचय अवश्य लिखें। सबसे आरंभिक उत्खननों में से एक मैक के इस पत्थर के विषय में यह कहते हैं, लाजवर्द मणि, जैस्पर, चालसेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो सुंदरता से तरासे और तैयार किए गए थे तथा जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे को लिंग भी माना गया है। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता था। अर्नेस्ट मैके अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 से यह चीज़ें ली गई हैं। और इसके साथ आप यह भी देखें और समझें। इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि है अर्थव्यवस्था के बारे में अब हमारी, इसको गौर से पढ़ें समझें। इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि है, हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में अब हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। हम सामाजिक भिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए हैं और सभ्यता की कार्यप्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बढ़ी है। सच में यह स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते। यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता है तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता है। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी? साक्षरता कितनी व्यापक थी? हड़प्पाई कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती हैं? स्त्री पुरुष संबंध से जुड़े प्रश्न भी अनुत्तरित हैं। क्या महिलाएं मृद भांड बनाती थीं या फिर केवल उन्हें रंगने का कार्य करती थीं, जैसे कि आजकल? दूसरे शिल्पकर्मियों के क्या कार्य थे? नारी मृद मूर्तियों का क्या उपयोग था? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किए और यह भविष्य में होने वाले कार्य के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है। विद्यार्थियों के लिए भी यह प्रमुख विषय है जो भविष्य में जाकर इतिहासकार बनेंगे। इन चीज़ों को वे समझें कि वह कौन कौन से बिंदु हैं जिन पे वे काम कर सकते हैं। यह प्रमुख बिंदु है। आगे देखें आप, यह जो चित्र दिख रहा है आपको, देखें आप, ये खिलौने हैं पक्की मिट्टी के। पक्की मिट्टी के खिलौना गाड़ी आप देख लें किस प्रकार से आगे 2 बने हुए हैं और उसके सहयोग से पीछे एक गाड़ी बनी हुई दिख रही है और जिसमें कोई बैठा हुआ है।
किस प्रकार से काल रेखावन आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड, इसको विद्यार्थी बखूबी इसी तरह से ग्राफ बना करके नोट कर लेंगे। 20 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व निम्न पूरा पाषाण, 80,000 मध्य पूरा पाषाण, 35,000 ये सब वर्ष है उच्च पूरा पाषाण, 12,000 मध्य पाषाण, 10,000 नवपाषाण आरंभिक कृषक तथा पशुपालक, 6,000 ताम्र पाषाण तांबे का पहली बार प्रयोग, 2,600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता, 1,000 ईसा पूर्व आरंभिक लौह काल महापाषाण समाधान, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल। सभी तिथियां अनुमानित हैं। इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में हुए विकास की प्रक्रिया में व्यापक विविधताएं हैं। यहाँ दी गई तिथियां हर चरण के प्राचीनतम साक्ष्य को इंगित करती हैं। पहले भी हमने बताया है कि विद्यार्थी एनसीईआरटी की पुस्तक से ही अध्ययन करें, और आपको हम जो बता रहे हैं वह एनसीईआरटी की पुस्तक से ही है। इसके लिए हम एनसीईआरटी को धन्यवाद देते हैं और विद्यार्थी इसी से ही तैयारी करेंगे। परीक्षाओं में, उच्च कक्षाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में एनसीईआरटी की पुस्तकों में दिए गए आंकड़ों या तथ्यों को ही प्रामाणिक माना जाता है और उसी के आधार पर परीक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। काल रेखा 2, हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण, 19वीं शताब्दी 1875 हड़प्पाई मुहर पर का निगम की रिपोर्ट, 20वीं शताब्दी 1921 माधव स्वरूप वस्तुआरा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ, 1925 मोहनजोदड़ो में उत्खननों का आरंभ, 1946 आर.एम. व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन, 1955 एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ, 1960 बीबी लाल तथा वी.के. थापर के नेतृत्व में कालीबंगम में उत्खननों का आरंभ, 1974 एम.आर. मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ, 1980 जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का आरंभ, 1986 अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ, 1960 आर.एस. बिष्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खननों का आरंभ। एक बार फिर से हम इस फिगर को दिखा देते हैं, आप देखें इस प्रकार से, ये रहा काल रेखा 2। इसके पहले जो हमने बताया था उसको भी आप देख लें एक बार फिर से, ये रहा काल रेखा 1। फिर से आप देख लें इसको गौर से, ईंटें मन के तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के विषय के संदर्भ में आपको विस्तृत जानकारी दी गई। अब आप देखें, एक चित्र आप देख लें, ये देखें, आप देखें, आप गौर से देखें, एक हड़प्पाई समाधान, देखिए आप, एक शव पड़ा हुआ है। अंतिम संस्कार जिसे हम समझ सकते हैं, विद्यार्थी इस बात को समझें, सामान्यतया समाधान की
अब भी 3 प्रक्रिया अपनाई जाती है, एक जलाने की, एक दफनाने की या ऊंचे टीलों पर रखने की। यह आप देखें एक हड़प्पाई समाधान किस तरह से एक शव दिख रहा है, उसके साथ कुछ सामग्री दिख रही है। देखें आप, शवों के साथ ऐसी मान्यता थी कि विविध सामग्रियां रखी जाती थी। इसके साथ आप देख लें प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इसको लिखेंगे, स्वाभाविक है कि बहुत सी चीज़ें याद होंगी। क्या क्या करना है विद्यार्थियों को? हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं? वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती हैं? अपने उत्तर के कारण बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अभी ऊपर जो चित्र दिखाए गए थे, शव किस प्रकार रखा गया है, उसके समीप कौन सी वस्तुएं रखी गई, क्या शरीर पर कोई पूरा वस्तुएं हैं, क्या इनके कंकाल के लिंग का पता चलता है? जब आप इसको अध्ययन करेंगे, देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और इसी के साथ ही कुछ जो लघु निबंध प्रश्न होंगे उसके बारे में आप देख लें। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार के अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। मानचित्र के कार्य, उन स्थलों पर पेंसिल से घेरा बनाइए जहां से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन स्थलों के आगे क्रॉस का निशान लगाइए जहां शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिले। उन स्थलों पर क लिखिए जहां कच्चा माल मिलता था। ये संकेत है किस प्रकार से आपको बनना है। निशान लगा करके आप उसे समझेंगे। और करना क्या है आपको? अभी तो कोरोना वैश्विक महामारी का समय चल रहा है, लॉकडाउन का सभी लोग पालन करेंगे, फिर भी वह देखें। पता कीजिए कि आपके शहर में कोई संग्रहालय है, उनमें से एक को देखने जाइए और किन्हीं 10 वस्तुओं पर एक रिपोर्ट लिखिए जिनमें बताइए कि वे कितनी पुरानी हैं, वे कहाँ मिली थी और आपके अनुसार उन्हें क्यों प्रदर्शित किया गया है। वर्तमान समय में निर्मित तथा प्रयुक्त पत्थर, धातु तथा मिट्टी की 10 वस्तुओं के रेखाचित्र एकत्रित कीजिए। इसकी तुलना इस अध्याय में दिए गए हड़प्पा सभ्यता के चित्रों से कीजिए तथा आपके द्वारा उनमें पाई गई समानताओं तथा विभिन्नताओं पर चर्चा कीजिए। पहले भी हमने आपसे चर्चा कर रखी है कि जब भी इतिहास के विद्यार्थी अध्ययन करें तो प्राचीन चीज़ों को लिखने, पढ़ने, समझने के साथ ही उन चीज़ों या उन विषय वस्तुओं या उन बिंदुओं की वर्तमान स्थिति क्या है,
जैसे बहुत से विषय बिंदु हैं। यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए रेमंड एंड ब्रिजेट ऑल्चिन 1997, ओरिजिन्स ऑफ ए सिविलाइजेशन, वाइकिंग, नई दिल्ली। GS पोसल 2003, द इंड्स सिविलाइजेशन, विस्तार, नई दिल्ली। शिरीन रत्नाकर 2001, अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा, तुलिका, नई दिल्ली। इन सब में विस्तार से आपको जानकारी इतिहास के संदर्भ में मिलेंगी। क्योंकि हमने भी, आप देख लें, जानकारी के लिए यहाँ भी आप चल सकते हैं। ईंटें, मनकें और अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता काल की, इसके संदर्भ में विद्यार्थियों से अभी चर्चा हो रही थी, वह चैप्टर पूर्ण हुआ।